उस समय भी मैं अपने भाई के साथ थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी, मेरे भाई मेरे को देखने कैसे नहीं आते हैं। आप ही लोग किसी को देखने जाओगे, आपकी भी बहन, माँ, कोई भी भर्ती हो सकती है, तो आप देखने जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको मारा पीटा जाएगा, आपके साथ गलत व्यवहार होगा? नहीं ना। वो माइक लेके आए थे या वीडियो बना रहे थे या क्या कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? उस समय मैं बोलने के होश में नहीं थी। उस समय भी मैं बोल रही थी मुझे नहीं कराना है ट्रीटमेंट, मुझे घर ले चलो। जहाँ पे मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, मैं मर जाऊंगी, बट ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। बट मैं उठने के भी होश में रहती तो मेरे भाई के साथ उस दिन वैसा नहीं होता। नमस्ते, प्रणाम। आप सबका छोटा भाई निकाल सकते। आपको बता दे कि हमारे रिपोर्टर, हमारे यूट्यूबर मनीष कश्यप जी, जो कि अभी बीजेपी में भाग गए हुए थे, है ना। बीजेपी में इनको जो है शामिल किया गया था, इनको बीजेपी में मौका मिला था आने के लिए, जो कि बीजेपी में गए थे। पिछला बार जो है संसद का चुनाव लड़ रहे थे पश्चिमी चंपारण से, जो लगभग जीत ही जाते। इनका माहौल ही गजब का था और माहौल पूरा बना कर रखे हुए थे भाई, का कि आदमी ही बहुत ही नेक इंसान थे। लेकिन कहा जाने क्या हुआ, ये बीजेपी में चले गए, उस वहां से इनका माहौल बिगड़ गया। जब यह एक लड़की को इलाज करवाने के लिए पटना के पीएमसीएच में गए थे, तो वहां पे भी जाके यहाँ जिस तरह से अपना रिपोर्टिंग करते हैं उस तरह से कर रहे थे। लेकिन वहां पे इनका मनमानी नहीं चला और डॉक्टर, वहां के कुछ लोग डॉक्टर मिलके इनको खूब कूटा, इनको रूम में बंद करके बांध के मारा गया, इनका स्थिति को डैमेज किया गया। और लगभग 2 से 3 दिन हुआ, इनको पानी उन्हें चढ़ा, इंजेक्शन लगा, तो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। जो लड़की को ये बचाने गए थे, जिस लड़की को पीएमसीएच में जिनको इलाज करवाने के लिए गए थे, वो लड़की का आज बयान आया और लगभग 13 मिनट का वीडियो है ना। पूरा लड़की ने बयान को पूरा खुलकर बोली है और खुलकर पूरा मैंने पूरा चिट पुर्जा रख दिए है। पीएमसीएच के बारे में पूरा बताई है लड़की। जब मनीष कश्यप ठीक हो गए, हॉस्पिटल से निकल के गए, अब फिर पीएमसीएच के बाहर में पूरा बकवास किए। ठीक है, अब उस टॉपिक पर आज हम बात नहीं करेंगे। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लड़की का 13 मिनट का वीडियो आया और वीडियो में भाई गजब गजब का बात बोली है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। 13 मिनट का वीडियो है। मैं ही वो चंपारण की बेटी हूँ जिसको देखने मनीष भैया, मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुँचे थे। मैं एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं अभी भी अपने पैर पे खड़ी नहीं हूँ, मैं अपने पैर पे नहीं चल पा रही हूँ और उसी से रिलेटेड मैं अपना इलाज कराने पीएमसीएच पटना गई थी। सबसे पहले मेरा 1 महीना से ही मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था। 1 महीना से मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था। उसके बाद में ऐसे अचानक से 14 तारीख की रात को मेरा पैर काम करना बंद कर दिया। मेरा पैर काम करना बंद कर दिया तो यहाँ निजी एक अस्पताल है, मैं उसी अस्पताल में गई जहाँ से मुझे बोला डंकन जाने के लिए। उसके बाद मैं डंकन हॉस्पिटल गई। डंकन हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर ने काफ़ी देर जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने बोला कोई जीबीएस बीमारी डिटेक्ट करके और मुझे रेफ़र कर दिया कि जाओ तुम पटना जाओ या दिल्ली जाओ या लखनऊ जाओ। रेफ़र लेटर पे मुझे लिख के दे दिया। उस दिन रात तो मैं अपने घर आ गई। फिर उसके बाद में मतलब पहले से मेरा दवा चलता है मोतिहारी के डॉक्टर राजकुमार दीपक के पास से। तो मैं सोची कि कहीं उन्हीं के दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले वहीं पे जाऊंगी। फिर मैं मोतिहारी में डॉक्टर राजकुमार दीपक के पास गई। उन्होंने भी मुझे 1-2 घंटे अपने निगरानी में एडमिट रखा। उसके बाद में उन्होंने भी मुझे रेफ़र कर दिया। फिर मैं अपने घर आ गई। फिर घर आने के बाद सब कुछ होने के बाद हुआ कि मैं एम्स जाऊंगी या आईजीएमएस जाऊंगी। फिर जब मैं एम्स गई, एम्स में मेरा नंबर लगा। जब मैं एम्स गई, एम्स के जब गेट पे मैं गई तो वहाँ मेरे पास तो पैसा उपलब्ध था नहीं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, मतलब ना अमीर हूँ ना गरीब हूँ। खाने तक को मेरे पास बस पैसा है, उतना नहीं है कि मैं इलाज में अपना लाखों करोड़ों दे दूँ। उसके बाद में जब मैं वहाँ पे गई एम्स में, तो एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपया पे करो तभी मैं एडमिट लूँगा, क्योंकि जो वैक्सीन लगने वाला है वो वैक्सीन का कीमत 1.5 लाख रुपया है। उसके बाद में वहाँ से मैं पैरामेडिकल कोर्स की हुई हूँ रक्सौल के एक सेंटर पे। तो मैं अपने डॉक्टर मनीष सर को फ़ोन की। मैंने बोला कि सर, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि ऐसा ऐसा बात है कि यहाँ पे बोल रहा है लोग पहले 1.5 लाख रुपये पे करने के लिए, उसके बाद में मैं यहाँ पे अंदर लूँगा, एडमिट लूँगा। तो मैं वहाँ पे 2-3 घंटा लगभग मैं वहाँ नीचे बिछा के
एम्स के गेट पे पड़ी रही कि कोई डॉक्टर कोई नर्स मुझे देखने नहीं आया। उस समय मुझ पे और मेरे फैमिली पे क्या बीत रही थी आप सब में से कोई नहीं सोच सकता है। और उसके बाद में फिर मैंने अपने सर से बात किया, उन्होंने कहीं से बात किया, कुछ किया, मनीष भैया से बात किया, किससे बात किया, मैं उस टाइम उतने होश में नहीं थी कि मुझे सारा बात याद रहे। उसके बाद मैं वहाँ पे जब PMCH गई तो लिंक लगा के कुछ करके मेरे मनीष सर ही मेरा नंबर लगवाए। और उसके बाद में जब नंबर लगा तो स्ट्रेचर पे मैं अंदर गई। जब अंदर गई तो स्ट्रेचर के लिए PMCH का सबसे बड़ा ये, जब आप स्ट्रेचर से वॉशरूम जाओगे, मेरे पास तो मानो तो पैर है ही नहीं, मैं अगर वॉशरूम के लिए भी जाऊं तो स्ट्रेचर के लिए मुझे 100-200 पे करना पड़ता था। अगर आप एक बार स्ट्रेचर पे बैठ गई तो स्ट्रेचर पे जाओ, कहीं भी जाओ, उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। और फिर उसके बाद में जब मैं गई तो मेरा मतलब मैं तो एडमिट हो गई। फिर एक दिन तक मैं इमरजेंसी में थी, फिर मुझे हथुआ वार्ड में भेज दिया गया। वहाँ पे भेजने के बाद में क्या हुआ, जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। 4 दिन हो गया मैं पड़ी रह गई, ना ही मुझे कोई वैक्सीन लगा, ना ही मुझे कोई इंजेक्शन लगा। मुझे तो पता नहीं है कि क्या लगना है क्या नहीं लगना है, नॉर्मल स्लाइन और इंजेक्शन मुझे लग जाता था। तो फिर उसके बाद में मैंने अपने सर को फ़ोन किया कि सर आपने बोला था कोई इंजेक्शन लगेगा, और मतलब यहाँ कोई भी इंजेक्शन का प्रक्रिया नहीं है, डेली जांच वगैरह हो रहा है, CVC, LFT, KFT नॉर्मल यही सब जांच हो रहा था। फिर उसके बाद में 4 दिन तक ऐसे ही हो गया। फिर मैंने अपने सर को बोला कि सर यहाँ पे ना प्रोसेस है, सब कुछ का व्यवस्था है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है। सब है नेताओं के लिए है, और जो डॉक्टर हैं उनके परिवार के लिए है, हम लोग जैसे आम जनता के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद में सर ने बोला कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं बात करता हूँ किसी से। फिर मेरे सर ने पता नहीं किससे बात किया, नहीं किया। और फिर उसके बाद में डॉक्टर्स आते थे, देखते थे और बोलते थे कि हाँ होगा, लेकिन कब होगा कोई नहीं बोलता था। उसके बाद में 4 दिन तक बेड पर रहने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई। धीरे धीरे मेरा हाथ भी काम करना बंद कर दिया था, अभी भी मेरे हाथ में उतना ताकत नहीं है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरा हाथ भी काम करना बंद कर दिया था। तो मैंने सर को बोला, तो सर मैंने अपने मनीष भैया को भी बोला। जब मेरे मनीष भैया को झूठा इल्ज़ाम में फंसा के जेल भेजा गया था, उस समय मैं अपने पैरामेडिकल के थ्रू से मैं अपने भैया को राखी भेजी थी। उस समय भी मैं अपने भाई के साथ थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में पड़ी थी, मेरे भाई मेरे को देखने कैसे नहीं आते हैं। आप ही लोग किसी को देखने जाओगे, आपकी भी बहन, माँ, कोई भी भर्ती हो सकती है, तो आप देखने जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको मारा पीटा जाएगा, आपके साथ गलत व्यवहार होगा? नहीं ना। वो माइक लेके आए थे या वीडियो बना रहे थे या क्या कर रहे थे कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? उस समय मैं बोलने के होश में नहीं थी। उस समय भी मैं बोल रही थी मुझे नहीं कराना है ट्रीटमेंट, मुझे घर ले चलो। जहाँ पे मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, मैं मर जाऊँगी बट ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। बट मैं उठने के भी होश में रहती तो मेरे भाई के साथ उस दिन वैसा नहीं होता, मैं वहाँ से निकल जाती, मेरा ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन उसको कोई टच नहीं करता। उसके बाद में क्या हुआ, वो गए अंदर और जाके बोले कि ट्रीटमेंट मतलब वैक्सीन जो है वो लगाने के लिए। मैंने फिर मनीष भैया एक दिन पहले किसी को भेजे थे, वो आया, कुछ हुआ, लेकिन उसका बाद कभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में चौथे दिन मनीष भैया आए तो बोले कि जांच का रिपोर्ट सब आएगा, तो वो लोग बोला वैक्सीन लगेगा। तो उसके बाद में मनीष भैया गए और खुद से मेरा रिपोर्ट लेके आए, जो कि रिपोर्ट बोल रहा था लोग कि इस दिन नहीं मिलेगा, अगले दिन मिलेगा, नहीं तो मंडे को मिलेगा। फिर जाके भैया मेरे लिए वो लेके आए और उसके बाद में जब डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बोल रही है कि आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, कल से स्टार्ट होगा। किसी की भी बहन जब व्हील चेयर पर बैठी रहेगी तो किसी के भाई को कैसा लगेगा? जब मैं उस समय व्हील चेयर पे थी तब मेरे भाई को भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में क्या बोला जाता है, फिर मेरा भाई गया अंदर, जो एक डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर थी, उससे गया, बात किया कि क्या दिक्कत है, नहीं है। उसने बोला जीवियस सिंड्रोम जैसा लग रहा है, रिपोर्ट आने के बाद जांच होगी। तो फिर उसके बाद में भैया ने बोला कि मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ। फिर वो रिपोर्ट लेके आ गया। उसके बाद में जब रिपोर्ट लेके आ गए तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोल रही है कोई बड़ा डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, अभी नहीं रिपोर्ट देखा जाएगा, जब बड़े डॉक्टर आएंगे तब रिपोर्ट देखेंगे कल। तो भैया बोले कि ठीक है, आप बताइए बड़े डॉक्टर कहाँ हैं या यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट कहाँ हैं, मैं वहाँ पे जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट होगा।
क्योंकि डॉक्टर मुझे खुद डेली आके बोलते थे कि एक एक मिनट इसके लिए एक एक साल है, एक एक मिनट इसका केस ख़राब हो रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी सब कुछ कराइए। फिर उसके बाद में जब भैया गए रिपोर्ट लेके आ गए, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। भैया हाथ जोड़ के, मेरे भाई उससे हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। क्या उन्होंने क्या किया था, उसको क्या बोल दिया था, उसको गाली दिया था या उसको क्या किया था? उन्होंने बस बोला था कि मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बहन का इलाज करो, आप भी मेरी बहन जैसी हो। एक डॉक्टर है तो वो पहले एक औरत है, किसी की बहन भी होगी, उन्होंने बहन बोल दिया तो क्या ही बुरा हो गया। उसको नहीं पसंद आया वो डॉक्टर को, तो वो बोल देती डायरेक्ट कि मुझे बहन मत बोलो, बात वहीं पे ख़त्म हो जाता। उस लगे चिल्लाने कि मैं किसी की बहन वहन नहीं हूँ। उसी टाइम से हाथ जोड़ के वो बोल रहे थे, किसी पे क्या बीतता। फिर उसके बाद में वो हट गए वहाँ से और वहाँ से चले गए। फिर वो बोले कि मैं जाऊँगा सुपरिटेंडेंट के पास, वो गए अभी वहाँ पे चले गए। उसके बाद में वो लड़की फ़ोन की, किसी को फ़ोन की और 4-5 बंदे को बुलाई। मैं नहीं देखी, वो डॉक्टर के ड्रेसअप में नहीं थे, मैं उनको गुंडा ही बोलूँगी। वो 4-5 गुंडे को फ़ोन करके बुलाई। वो लोग आए और वो लड़की लगी अपना रोने चिल्लाने, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने रोने लगी, वो जो डॉक्टर थी वो। और उसके बाद में 4-5 लड़के आए आके बोल रहे हैं मनीष कश्यप की माँ का ये तो वो, मतलब दुनिया भर का गाली। फिर बोल रहा है कि मनीष कश्यप जिसको देखने आया था वो मरीज कौन था, तो बोला लोग मेरा बेड नंबर 8 था, बोला बेड नंबर 8 पे। फिर वो मुझे देखने आया। इतना में मतलब कोई भी इंसान बीमार है, मैं 1 महीने से लगभग बीमार थी, तो कोई भी अंदर से वीक हो जाएगा। मैं व्हील चेयर पे बैठी थी, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी। उसके बाद में वो लोग इतना मेरे पीछे आके अगल बगल में चिल्लाया, इतना चिल्लाया कि मैं बेहोश हो गई। फिर भी डॉक्टर वहाँ के कुछ नहीं किए, ना ही मुझे देखें। फिर भी उसके बाद में क्या हुआ कि वो आए, डॉक्टर इतना चिल्लाए कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद में जब मुझे होश आया तो वहाँ पे जो अगल बगल में पेशेंट थे, उसके साथ जो गार्जियन थे, वो मुझे उठा के बेड पे ले जाके रखे। उसके बाद में जो मेरे को ना, मेरा SpO2 शायद कम हो गया था, मेरे को सांस नहीं आ रहा था, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर गया होगा, इसलिए मुझे सांस नहीं आ रहा था। एकदम मेरा सांस चल रहा था। वो लोग मेरे पास चिल्ला रहे थे, हम बोल रहे थे, हाथ से इशारा कर रहे थे, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था, हम हाथ से इशारा कर रहे थे बाहर जाओ। फिर भी वो लोग बाहर नहीं जा रहे थे। उसके बाद में वहीं पे बहुत हल्ला हंगामा हुआ। फिर बोला लोग वहीं पे कि उसको मार के आज फेंक देंगे, मेरे सामने बोला। फिर बाहर गया, मेरा सांस खिंचा रहा था, मैं लग रहा था अब मर जाऊंगी तब मर जाऊंगी। और डॉक्टर लोग वहाँ के बोल रहे, जो गुंडा आए थे, जो डॉक्टर के वेश में गुंडा थे, वो बोल रहे थे मरने दो इसको, कोई ऑक्सीजन नहीं देगा। कितनी देर तक मैं इसी तरह लग रहा था, अब मर जाऊंगी तब मर जाऊंगी। मेरी माँ भी उस समय अस्पताल में अवेलेबल थी, सिर्फ मेरी माँ वहाँ पे थी। और फिर उसके बाद में मुझे कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। वहीं पे एक झाड़ू पोछा करने वाली औरत जाके कहीं से ऑक्सीजन मास्क ला के और हमको ऑक्सीजन मास्क लगाई। उतने देर में मैं 10 बार से ज़्यादा बेहोश हो गई थी। फिर भी कोई डॉक्टर, कोई नर्स बुलाने पे मेरे को देखने नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद में आके देख लिया, आके वो झाड़ू पोछा वाली ऑक्सीजन मास्क मेरे को लगा दी। उसके बाद में सब कुछ हो गया। बाहर क्या हुआ, मनीष भैया को मेरी माँ बोलती है कि ले जाके रूम में बोला लोग बात करते हैं। बात करते करते उनको मार के पता नहीं क्या कर दिया सब। जब मैं होश में आई, मुझे 4 घंटा बाद होश आया। 4 घंटा बाद जब मुझे होश आया तो मैं देखी कि मेरी माँ रो रही है। मेरी माँ एकदम पूरा लग रहा है कि कोई नहीं है, ऐसे बैठ के रो रही है। उसके बाद में मेरी माँ भी रोने लगी और मुझे भी सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अभी भी सोच के वो सब मेरा रूह कांप जाता है। मैं क्यों गई PMCH? वो इलाज नहीं होता वहाँ, मौत होता है, मौत। फिर उसके बाद में नर्स वगैरह आई, सारे पेशेंट का इलाज किया, मेरा इलाज नहीं किया, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मेरा इलाज नहीं किया। उसके बाद में क्या बोला जाता है, फिर आया और मेरे को बोल दिया इमरजेंसी जाने के लिए। जब मैं इमरजेंसी गई तो मैं शाम के 4 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक व्हील चेयर पे बैठी रह गई। वहाँ पे व्हील चेयर का भी सुविधा नहीं था, मैं व्हील चेयर पे बैठी रह गई। उसके बाद में रात में 2 बजे जब मैं बेहोश हो गई, तब जाके मुझे एक लवारिस के बेड पे सुला दिया गया। मुझे बेड तक नहीं मिल रहा था। इमरजेंसी में मैं 4 बजे से लेके 2 बजे के सुबह तक मैं पड़ी रही व्हील चेयर पे।
2 बजे जब मैं बेहोश हो गई व्हील चेयर पर बैठे बैठे, ना मुझे बेड मिल रहा था ना मुझे स्ट्रेचर मिल रहा था। ऐसा तो नहीं था कि हॉस्पिटल में स्ट्रेचर भी अवेलेबल नहीं था। बोल रहा था लोग जाके मनीष कश्यप आया था, मनीष कश्यप से ही इलाज कराओ। उसके बाद मैं पड़ी रह गई। हॉस्पिटल में ही कुछ आदमी आए, मुझे उठा के ले जाके और एक लवारिस के बेड पे सुला दिए। उसके लवारिस वहीं पे कोई पागल आदमी था जो कभी मेरा कैनूला खींच दे रहा था, कभी मेरा चादर खींच दे रहा था, कभी मेरा कपड़ा फाड़ दे रहा था। एक ऐसी औरत वहाँ पे पड़ी हुई थी। ऐसे ऐसे चीज़ों से मैं निकल के मैं बस बोल रही थी मैं जिंदा घर पे पहुँच जाऊँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं मौत के घर से निकल के और आज यहाँ पे जिंदा घर पे पहुँच गई।